ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे होबार्ट हरिकेन्स एंड एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में 15 दिसंबर को दोपहर को 1:45 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो मैच होने वाला है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर मैच का और देखेंगे हम कौन से प्लेयर को ले सकते हैं ठीक से क्रेडिट को मैनेज करके और कौन से प्लेयर को हमें लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। हम हेड टू हेड का स्टैट्स भी देखेंगे और बाकी सब हम विस्तार में डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो आखिर तक देखना। अगर आप वीडियो आखिर तक देखते हो तो आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आपको मेरे फाइनल टीम का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से भी टीम बना सकोगे। बाकी अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी मेरा फ़ाइनल टीम आपको एक बार देखना ज़रूरी है तो मेरा फ़ाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा आपको। तो उस लिंक पे जाके अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ले जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो हर एक मैच का जो भी मैं खेलता हूँ खुद, तो उस पर्टिकुलर मैच का टीम, फाइनल टीम विद कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आप उसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, हालांकि मैं ये सजेस्ट नहीं करता। आप उसको देख के खुद का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो विद द नॉलेज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये मैच होगा 8th मैच इस साल का बिग बैश लीग का, जो है स्ट्राइकर्स एंड हरिकेन्स के बीच में, मतलब एडिलेड स्ट्राइकर्स एंड होबार्ट हरिकेन्स के बीच में। अब चलिए देख लेते पॉइंट्स टेबल पे इस साल दोनों टीम्स कहाँ पे खड़ा है। जो होबार्ट हरिकेन्स है वो दोनों मैचेस में से जो दो वो खेले हैं वो दोनों ही जीते हैं और अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। और जो एडिलेड स्ट्राइकर्स हैं वो एक ही मैच खेले थे और होबार्ट के साथ ही खेले थे और वो मैच वो हार गए थे। तो होबार्ट इस साल जो दोनों मैचेस जीते हैं, पहला सिडनी सिक्सर्स को 16 रन से हरा के जीते हैं और दूसरा एडिलेड स्ट्राइकर्स को 11 रन से हरा के जीते हैं। मतलब दोनों ही मैच जो ये जीते हैं वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते हैं, ठीक है, डिफेंड करते हुए जीते हैं अपने टारगेट को। और एडिलेड स्ट्राइकर्स जो है वो चेस करते हुए हारे हैं जो है होबार्ट हरिकेन्स के सामने। बाकी अब हम देखेंगे कि होबार्ट एंड जो एडिलेड स्ट्राइकर्स है वो बीबीएल हिस्ट्री में जितने बार भी मिले हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए कौन ज़्यादा बार जीता है एंड बैटिंग सेकंड करते हुए कौन ज़्यादा बार जीता है। तो क्लियरली आप देख सकते हो बैटिंग फर्स्ट करते हुए स्ट्राइकर्स भी 4 बार जीते हैं एंड हरिकेन्स भी 4 बार जीते हैं। बाकी बैटिंग सेकेंड करते हुए स्ट्राइकर्स का अपर हैंड है, उन्होंने 4 बार जीता है। बाकी चेजिंग करते हुए होबार्ट सिर्फ 2 बार जीत पाई है। तो अगर इस पर्टिकुलर मैच में होबार्ट को चेस करना होता है, मतलब बैटिंग सेकंड करना होता है, जो कि वो अब तक इस साल नहीं किए हैं। जो 2 मैच वो जीते हैं वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते हैं, ध्यान रखना। तो इस बार अगर होबार्ट का चेजिंग आता है तो इस मैच, मतलब ये वाला मैच फंस सकता है होबार्ट के लिए। अब देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड। हेड टू हेड रिकॉर्ड बीबीएल हिस्ट्री में ये दोनों टीम आपस में 14 बार भिड़ी हैं, जहाँ पे स्ट्राइकर्स ने 8 बार जीता है और हरिकेन्स ने 6 बार जीता है। तो यहाँ पे भी स्ट्राइकर्स का अपर हैंड है, ठीक है। बाकी टीम न्यूज़ अगर आप देखोगे तो 2 बड़े प्लेयर्स वापस आ चुके हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया ए एंड इंडिया का जो टेस्ट मैच, प्रैक्टिस मैच चल रहा था उसमें बिजी थे। होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से उनका जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है बेन मैकडॉर्मेट, वो आ चुके हैं, जो कि शायद एम राइट के जगह आएंगे। बाकी एम राइट भी काफ़ी अच्छा बैटिंग कर रहे थे लोअर मिडिल ऑर्डर में। बाकी किसी को अगर बाहर तो जाना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि एम राइट को ही बाहर जाना चाहिए। बाकी एडिलेड स्ट्राइकर्स का जो ओरिजिनल कैप्टन है पूरे सीज़न का, जो है एलेक्स कैरी, विकेट कीपर बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड, तो वो वापस आ चुके हैं एंड वो ओपनिंग करेंगे। ऑब्वियसली हर साल ओपनिंग करते हैं जेक वेदरलैंड के साथ। तो वो जब आ चुके हैं तो उनका जो विकेट कीपर फ़िलहाल थे हैरी निल्सन, वो बाहर जाना चाहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा वेन्यू के बारे में। अब वेन्यू कहाँ है? अरोरा स्टेडियम, लॉन्सेस्टन। नाउ यहाँ पे इस साल कोई भी मैच नहीं हुआ है, ये फर्स्ट मैच होगा। बाकी यहाँ पे वुमेंस मैच तो हुआ है, बट वुमेंस मैच का डेटा आप मेंस मैच के डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे तो हम देख सकते हैं क्या, हम इसी ग्राउंड पे लास्ट ईयर जो भी बिग बैश के मैचेस हुए थे
उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैच हुआ था मतलब लास्ट ईयर का, एडिलेड स्ट्राइकर्स एंड होबार्ट हरिकेन्स के बीच में ही हुआ था 19 जनवरी 2020 को, मतलब इसी साल शुरू में, ठीक है। जहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर्स बैटिंग फर्स्ट किया था एंड जेक वेदरलैंड 5 रन किए थे, फिल सॉल्ट 13, मैथ्यू वेड 79, जोनाथन वेल्स 45, ये इस मैच का ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो ध्यान रखना। बाकी एलेक्स करी तो इम्पोर्टेंट होंगे ही, उनके बारे में बोलने का कुछ मतलब है नहीं। बाकी यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो बोलांड यहाँ पे 2 विकेट लिए थे होबार्ट की तरफ से। कायस अहमद को विकेट नहीं मिला था, हालांकि वो इस साल अभी अवेलेबल नहीं है। नेथन एलिस को 1 विकेट मिला था। क्लाइव रोज और टीम रॉजर्स अवेलेबल नहीं है। तो जब होबार्ट चेस करने आए वो चेस नहीं कर पाए, जैसा कि मैं बोल रहा था वो चेस करते हुए फंस सकते हैं अगर जो कल वाला मैच होगा उसमें अगर उनका चेजिंग आता है तो यहाँ पे मैथ्यू वेड फ्लॉप हुए थे जो कि इस साल नहीं है अभी। सेलेब जुवेल, फिल डोरान 28, मिलर 90 रन्स किए थे, मैकडॉमेट 31 जो कि इस मैच में खेलेंगे। तो ग्रैंड लीग में आप ज़रूर से ट्राई करना, बेन मैकडॉमेट को मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप बॉलिंग कार्ड देखोगे तो वेस आगर जो लास्ट मैच में भी हमारा पिक था, तो वेस अगर 4 विकेट लिए थे तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। पीटर सिल 1 विकेट लिए थे, माइकल निज़ार 1 विकेट लिए थे। राशिद खान को सेकेंड इनिंग्स में भी विकेट नहीं मिला था इस पर्टिकुलर ग्राउंड में, क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्राउंड में स्पिनर्स को उतना फेवर नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। बाकी उनका लास्ट ईयर जो सेकंड मैच हुआ था हेड टू हेड इन दोनों के बीच में, वहाँ पे होबार्ट ने फर्स्ट बैटिंग किया था एंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए उन्होंने फिर से डोमिनेट किया और फिर से विन कर गए, ठीक है। अब कैसे, जहाँ पे मैथ्यू वेड ने 130 किए थे जो कि अभी भी अवेलेबल नहीं है। डीआरसी शॉट 72 किए थे वाइल बैटिंग फर्स्ट, ध्यान रखना। यहाँ पे बॉलिंग से यहाँ पे माइकल नेजार 1 विकेट लिए थे, बाकी किसी को भी विकेट नहीं मिला था। वेस एगार को भी विकेट नहीं मिला था, सिरिल को भी विकेट नहीं मिला था, राशिद खान को भी विकेट नहीं मिला था, ठीक है। बाकी एडिलेड स्ट्राइकर जब चेस करने आए सिर्फ 10 रन शॉर्ट रहे थे, जहाँ पे फिल सॉल्ट 66 किए थे। इस मैच में ये इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत लोग इनको मिस करेंगे, तो आप इनका ध्यान रखना। एलेक्स कैरी 39 किए थे जो इस मैच में खेलेंगे, कैप्टन हैं, तो ध्यान रखना। बाकी वेदरलैंड इस मैच में भी फ्लॉप, लास्ट मैच पे भी हमने देखा था 5 रन किए थे। तो इनका लास्ट ईयर जो होबार्ट के अगेंस्ट रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा था, परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था। आपके सामने है जोनाथन वेल्स 15 वाइल बैटिंग सेकंड। ये बैटिंग सेकंड करते उतना इफेक्टिव नहीं रहते, जैसे कि मैंने बोला अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स का बैटिंग फर्स्ट आता है तो ये की प्लेयर होंगे जोनाथन वेल्स, ठीक है। बाकी राशिद खान 8 एंड नीचे बाकी किसी का परफॉर्मेंस नहीं है। बाकी होबार्ट का डिफेंड करते हुए बॉलिंग कार्ड अगर आप देखेंगे तो फॉकनर को 1 विकेट मिला था, बोलैंड को फिर से 2 विकेट, तो बोलैंड इस मैच में इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट ईयर दोनों ही मैचेस में एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट इन्होंने 2-2 विकेट निकाले हैं, तो सभी मेरेडिथ को लाएंगे। अब मेरेडिथ का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मैं मेरेडिथ को भी लाऊंगा, बट मैं बोलैंड को भी लेने का पूरा कोशिश करूंगा बिकॉज इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। आप ग्रैंड लीग में बोलैंड को ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि सबका नज़र मेरेडिथ पे होगा। बोलैंड को बहुत बहुत कम लोग लेके आएंगे ग्रैंड लीग में भी, और ये ध्यान रखना कि होबार्ट की तरफ से लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट टेकर थे बोलैंड एंड नॉट मेरेडिथ। और एक हेड टू हेड अगर आप देखेंगे पिछले साल का, तो होबार्ट हरिकेन्स 169 फॉर 7 वाइल बैटिंग फर्स्ट एंड एडिलेड स्ट्राइकर्स उसको इजीली चेस डाउन कर दिए थे। इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे ये मैच हुआ था। तो लास्ट ईयर जो दोनों ही पर्टिकुलर मैच इस ग्राउंड पे हुए थे, लॉन्सेस्टन ऑरोरा स्टेडियम, तो वहाँ पे दोनों ही मैच स्ट्राइकर्स ने विन किया और हरिकेन्स नहीं जीत पाए स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। तो ग्राउंड पे स्ट्राइकर्स भारी पड़े हैं हरिकेन्स के ऊपर, तो ये फैक्ट है। बाकी जो लास्ट 2 मैचेस हैं वहाँ पे स्कॉर्चर्स ने फर्स्ट बैटिंग किया एंड हरिकेन्स उसको चेस कर गए। सिडनी थंडर्स ने फिर से बैटिंग फर्स्ट किया एंड हरिकेन्स चेस नहीं कर पाए। तो 150 प्लस जब होता है हरिकेन्स और 160 प्लस, तो हरिकेन्स स्ट्रगल करते हैं इस पर्टिकुलर ग्राउंड में चेस करने के लिए। तो हरिकेन्स का थोड़ा सा चेजिंग इशू है। तो फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, हरिकेन्स का अगर चेज़ आए इस पर्टिकुलर ग्राउंड में तो थोड़ा सा आप स्ट्राइकर्स को फेवर करते हुए टीम बना सकते हो। बाकी देयरफॉर हरिकेन्स ऑन दिस वेन्यू लास्ट 4 मैचेस
1 जीते हैं 3 हारे हैं इस पर्टिकुलर ग्राउंड में, चाहे वो स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट खेले हो या किसी दूसरे टीम के अगेंस्ट खेले हों। इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जो ये 4 मैचेस खेले हैं लास्ट, तो उनमें से सिर्फ 1 जीत पाए हैं और 3 हार चुके हैं। बाकी हरिकेन्स वर्सेस स्ट्राइकर्स ऑन दिस वेन्यू, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जब भी हरिकेन्स और स्ट्राइकर्स खेले हैं, स्ट्राइकर्स ही जीते हैं दोनों बार, हरिकेन्स नहीं जीत पाए हैं। And both venue wise and head to head wise, the upper hand belongs to strikers in this match, logically. अब देख लेते हैं सम प्लेयर्स लास्ट फ्यू मैचेस वेन्यू स्टैट्स। तो यहाँ पे जो दोनों टीम खेलेंगी कल, तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड में उनमें से जो प्लेयर्स हैं उनमें से थोड़ा सा रिकॉर्ड्स हम देख लेंगे। जेक वेदरलैंड का जो लास्ट 2 इनिंग्स है इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, एक है 5 और एक है 82। तो एक में वो 82 मतलब बहुत अच्छा जो इनिंग्स है वो खेले थे। बाकी फिल सॉल्ट एक ही इनिंग्स खेले थे इस पर्टिकुलर ग्राउंड में जहाँ पे उन्होंने 13 रन्स किए थे। बहुत लोग इनको छोड़ के आएंगे, आप इनको ज़रूर से लेके चल सकते हो एज ए डिफरेंशियल पिक इन 4 मेंबर्स, ठीक है। मैथ्यू शॉर्ट अगर खेलते हैं तो ज़रूर से पिक कर सकते हो, 33 रन्स किए थे, एक ही इनिंग्स इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे वो खेले थे। बाकी जोनाथन वेल्स एक में 45 एंड एक में 19 वाला जो था वो बैटिंग सेकंड करते हुए था और 45 वाला जो था वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए था। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से जोनाथन वेल्स, आई एम रिपीटिंग अगेन कि एडिलेड स्ट्राइकर्स जब भी बैटिंग फर्स्ट करता है तो जोनाथन वेल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो फिनिश करते हैं। स्कॉट बोलैंड एक ही इनिंग यहाँ पे वो बॉलिंग किए हैं और 2 विकेट निकाले हैं। जैसा कि मैंने बोला, स्कॉट बोलैंड इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच के लिए। नैथन एलिस एक ही इनिंग में बॉलिंग किए थे और 1 विकेट निकाले थे। बेन मैकडॉर्मेट यहाँ पे 4 इनिंग खेले हैं, सिर्फ एक में 30+ है, बाकी में 18, 3 एंड 4। तो उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। ग्रैंड लीग में ट्राई करना मैं स्मॉल लीग में इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। वैसे अगर यहाँ पे 2 इनिंग्स में बॉलिंग किए हैं, एक में 4 विकेट और एक में कोई विकेट नहीं। बाकी रशीद खान यहाँ पे दो इनिंग में बॉलिंग किए हैं, एक में 2 विकेट और एक में 0 विकेट। पीटर सिडल यहाँ पे एक इनिंग में बॉलिंग किए हैं जहाँ पे सिर्फ उनको 1 विकेट मिला है 4 ओवर्स में। बाकी डियासी शॉट यहाँ पे 3 इनिंग खेले हैं जहाँ पे एक मैच में इनको 26 रन्स किए थे और 2 विकेट मिला था। बाकी दोनों मैचेस में एक में 34 और एक में 15। तो इनका एवरेज है, उतना कुछ खास नहीं है और उतना बुरा भी नहीं है। बाकी एलेक्स कैरी एक ही इनिंग्स खेले इस पर्टिकुलर ग्राउंड में जहाँ पे उन्होंने 54 किए हैं, काफ़ी अच्छा इनिंग आप कह सकते हैं इसको। बाकी जेम्स फॉकनर 2 इनिंग्स में यहाँ पे बॉलिंग किए हैं जहाँ पे एक में 0 विकेट और एक में 2 विकेट। बाकी रायली मेरेडिथ सिर्फ एक ही इनिंग में यहाँ पे बॉलिंग किए हैं और इनका ग्राउंड स्टैट्स काफ़ी अच्छा है क्योंकि इन्होंने 3 विकेट निकाला था उस पर्टिकुलर मैच में, तो इनका सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो स्मॉल लीग में तो इनको छोड़ना ही नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं स्ट्राइकर्स अगेंस्ट हरिकेन्स, मतलब स्ट्राइकर्स के प्लेयर्स जब हरिकेन्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो कौन से प्लेयर्स का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। एलेक्स कैरी जो उनका फ़िलहाल कैप्टन है हैज़ 241 रन्स इन 6 मैचेस, एवरेज कितना 40.17। तो बहुत अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है क्योंकि ये विकेट कीपिंग भी करेंगे तो कैचेस का भी पॉइंट्स इनको मिलेगा, स्टंपिंग का भी पॉइंट्स इनको मिलेगा अगर स्टंपिंग हुआ तो, ठीक है। बाकी फिल सॉल्ट 3 मैचेस में 87 रन्स। जेक वेदरलैंड 305 रन्स इन 10 मैचेस, मतलब 30 के लगभग इनका एवरेज है। स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हो जेक वेदरलैंड को, ठीक है। बाकी रशीद खान हैज़ टेकन 4 विकेट्स इन 6 इनिंग्स क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्राउंड में जो इन स्पिनर्स का रोल है वो बहुत कम है क्योंकि स्पिन पिच जो है स्पिन को फेवर नहीं करता इस पर्टिकुलर ग्राउंड का। बाकी होबार्ट के अगेंस्ट रशीद का रिकॉर्ड उतना कुछ खास है भी नहीं, तो आप चाहो तो रिस्क लेके रशीद खान को छोड़ सकते हो। बट रशीद खान नीचे आके बैटिंग भी कर लेते हैं, ये उनका ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो स्मॉल लीग में तो छोड़ने का ख़तरा कोई भी नहीं लेना चाहेगा। बाकी मैं देखूंगा आखिर तक, मैं चाहूँ तो रशीद खान को छोड़ के जा सकता हूँ। फाइनल टीम मेरा टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। वेस अगर हैज़ टेकन 6 विकेट्स इन 4 इनिंग्स अगेंस्ट होबार्ट हरिकेन्स, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, उतना कुछ मतलब बुरा नहीं है। पीटर सिडल 6 इनिंग्स में 6 विकेट्स, तो हर इनिंग में वो 1 विकेट निकाल लेते हैं, तो 25 पॉइंट्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जोनाथन वेल्स 7 इनिंग्स में 143 रन्स, उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, लगभग 20 के आसपास इनका एवरेज निकाल रहा है। तो जोनाथन वेल्स को चाहो तो आप छोड़ सकते हो, चाहो तो ले भी सकते हो। अब कब लोगे? जब एडिलेड स्ट्राइकर्स बैटिंग फर्स्ट करेगा तब लूँगा मैं, ठीक है।
अब जब मेरा फाइनल टीम मिलेगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी हरिकेन्स का मतलब हरिकेन्स के प्लेयर्स का रिकॉर्ड अगेंस्ट स्ट्राइकर्स अगर आप देखोगे तो डीआरसी शॉट का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। 9 इनिंग्स में 499 रन्स, बहुत अच्छा एवरेज निकलता है यहाँ से। एंड कॉलिन इंग्राम हैज़ 180 रन्स इन 6 इनिंग्स एंड ही प्लेड फॉर स्ट्राइकर्स टिल प्रीवियस सीजन। तो ये लास्ट सीज़न तक स्ट्राइकर्स के लिए ही खेलते थे। तो ध्यान रखना इनका स्पेशली, क्योंकि बहुत सा टैक्टिक्स इनको पता होगा स्ट्राइकर्स का, कौन से बॉलर्स कैसा बॉलिंग करते हैं, क्योंकि वो नेट्स पे खेले हैं इनको। तो कॉलिन इंग्राम कैन बी द की प्लेयर। एंड बेन मैकडॉर्मेट 125 रन इन 6 इनिंग्स, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। मैं स्मॉल लीग में इनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। स्कॉट बोलैंड 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। नैथन एलिस 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। जेम्स फॉगनर 4 इनिंग्स में 6 विकेट, ये भी बहुत बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। बाकी रायले मेरेडिथ 3 इनिंग्स में से 3 विकेट। ठीक है, अब लास्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप देखोगे जो कि अभी हुआ कुछ दिन पहले, जहाँ पे हरिकेन्स ने बैट फर्स्ट किया एंड बैट फर्स्ट करते हुए उन्होंने 174 रन्स कर दिए 5 विकेट के नुकसान पे, जो कि स्ट्राइकर्स चेज़ नहीं कर पाए। 163 ही रन कर पाए और 9 विकेट वो खो चुके थे। बाकी हरिकेन्स की तरफ से परफॉर्मर्स अगर आप देखोगे तो डीआरसी शॉट 72 किए थे, विल जैक्स 34 एंड कॉलिन इंग्राम 25 एंड फॉकनर ने 3 विकेट लिया था, बोथा ने 2 विकेट लिया था एंड रायले मेरेडिथ 2 विकेट लिए थे। नैथन एलिस लास्ट में आके 1 विकेट निकाले थे। बाकी स्ट्राइकर्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो मैट रेनशॉ 33 किए थे, डैनियल वोरल बहुत नीचे आके शायद नंबर 8 या 9 पे आके 62 रन्स किए थे, 4 ओवर बॉलिंग भी किए थे जहाँ पे उन्होंने 1 विकेट निकाला था। डैनी ब्रिक्स 35 रन्स किए थे, ये भी उनसे भी नीचे नंबर 10 पे आके परफॉर्मेंस दिए थे, 35 रन्स। एंड डैनियल वॉरेल का 1 विकेट, जैसे कि मैंने बोला। पीटर सिडल का 1 विकेट, वेस सैगर का 1 विकेट एंड रशीद खान का 1 विकेट। शायद वेस सैगर का 2 विकेट था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, मुझे जितना याद है। हाँ, वेस सैगर का 2 विकेट। ठीक है, सॉरी। तो आप हाँ, तो लास्ट में मैं ऐड कर दूं कि मेरा अगर फाइनल टीम आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ड्रीम 11 का टीम। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एलेक्स कैरी एंड पीटर हैंड्सकॉम्ब। पीटर हैंड्सकॉम्ब जो नंबर 4 पे खेलेंगे। अब एलेक्स कैरी मुझे नहीं लगता ओपन करेंगे, मुझे पहले लग रहा था ओपन करेंगे, बट फिल सॉल्ट मुझे नहीं लगता कि वो नंबर 3-4 पे खेलने में उतना कंफर्टेबल होंगे। तो एज कैप्टन मुझे लगता है कि एलेक्स कैरी खुद नंबर 3 पे आना पसंद करेंगे, जो कि वो लास्ट सीज़न में कई बार किए भी थे। और जो ओपनिंग पार्टनरशिप है सलामी, पीटर सॉल्ट एंड जो वेदरलैंड है, शायद मुझे लगता है कि उन दोनों के साथ ही वो कंटिन्यू करेंगे एंड एलेक्स कैरी आएंगे नंबर 3 या 4 पे। तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ दिक्कत वाला बात है नहीं। बट फिलहाल मैं एलेक्स कैरी के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा कैपेबल बैट्समैन है और ज़्यादा अच्छा शॉट्स भी लगा सकते हैं इन कंपैरिजन टू पीटर हैंड्सकॉम्ब। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। बाकी बैटिंग में मैं वेदरलैंड के साथ गया हूँ ज़रूर से। अगर वेल्स मतलब एडिलेड स्ट्राइकर्स बैटिंग फर्स्ट करेगा तो मैं वेल्स को लेने का सोचूंगा। बाकी फ़िलहाल मैं उनका ओपनिंग पार्टनर फिल सॉल्ट के साथ गया हूँ। बाकी मैकडॉर्मेट ग्रैंड लीग पिक एंड कॉलिन इंग्राम को मैं ले चुका हूँ, जो कि बहुत अच्छा फॉर्म से गुजर रहे हैं। टिम डेविड देखना पड़ेगा कि मैं ट्राई करता हूँ कि नहीं स्मॉल लीग में, बहुत बहुत रिस्क हो जाएगा। अगर हरिकेन्स बैट फर्स्ट करता है तो शायद मैं एक बार सोच भी लूँ कि मैं इनको ट्राई करूँ, बट अभी नहीं, अभी कॉलिन इंग्राम के साथ ही मैं जाना चाहूँगा। बाकी विल जैक्स जो हरिकेन्स की तरफ से ओपन करेंगे डीआरसी शॉट के साथ, उनको मैं लिया हूँ। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने शॉट को लिया है ऑब्वियसली। बाकी मैट रेनशॉ जो लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा इनिंग खेले थे, तो मैट रेनशॉ एंड जेम्स फॉकनर, क्योंकि ये बॉलिंग के साथ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले थे, ध्यान रखना। बाकी बॉलिंग सेक्शन में मैंने फ़िलहाल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉलिंग सेक्शन में मैं फ़िलहाल रशीद खान को नहीं लिया हूँ। पहली बात तो ये पिच जो है स्पिनर फ्रेंडली उतना नहीं है, तो उस कारण के चलते मैंने रशीद को नहीं लिया। और वो बैटिंग से मुझे नहीं लगता कि 60-70 रन कर जाएंगे अकेले। तो अगर ये पिच
पेसर फ्रेंडली है थोड़ा भी, तो मैं डैनियल वॉरेल के साथ जाना चाहूँगा। लास्ट मैच में वो जिस तरह के बैटिंग किए, और ऐसा नहीं है कि उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बैटिंग से उतना बुरा है, वो बैटिंग कर सकते हैं। तो मैं उनका 4 ओवर जो है, उनमें से एक ओवर वो 18th वाला ओवर डालते हैं, तो उनमें से जो 18 वाला ओवर है वहाँ पे 1-2 विकेट भी मिल सकता है, प्लस वो नीचे आके बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इसी लॉजिक के साथ मैं डैनियल वॉरेल के साथ जाना चाहूँगा। बहुत बड़ा रिस्क है ये रशीद खान जैसे प्लेयर को छोड़ना। एनीवे देख लेते हैं, लास्ट तक मैं देखूंगा कि मैं डैनियल वॉरेल को लूँगा या रशीद खान के साथ ही जाना चाहूँगा। बाकी वेस अगर को मैं लूँगा क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड एंड ग्राउंड पे रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं वेस अगर को लिया हूँ। रायली मेरेडिथ फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इनका ग्राउंड पे रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है और इनका फॉर्म फ़िलहाल काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इन दोनों कारण को मद्देनज़र रखते हुए आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे किसी एक बॉलर को छोड़ के स्कॉट बोलैंड, जिनका 6% सिलेक्शन है, इनको आप ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनका जो मैंने दिखाया लास्ट ईयर जो दोनों मैचेस हुआ था इनका एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट, उन्होंने 2-2 विकेट निकाले थे। ठीक है, तो स्कॉट बोलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी जोहान बोथा मुझे नहीं लगता इस मैच में उतना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट मैच में इनको 2 विकेट ज़रूर मिला था, बट ये पिच स्पिनर्स को फेवर उतना नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता उतना इफेक्टिव होंगे। ठीक है, तो मेरा फ़िलहाल टीम ये दिख रहा है, जहाँ पे मैंने कैप्टन डीआरसी शॉर्ट को बनाया है, वाइस कैप्टन मेरा एलेक्स कैरी और जेम्स फॉकनर, दोनों में से कोई एक होगा। अब मैं अब तक श्योर नहीं हूँ कि मैं किन को बनाऊँ। टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन पहले बॉलिंग कर रहा है, वो देखने के बाद जो मेरा फाइनल टीम होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको दे दूंगा विथ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल टीम फ़िलहाल ऐसा दिखता है, जहाँ पे मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन में फ़िलहाल फॉकनर एंड शॉट के साथ ही गया हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा दिख रहा है मेरा फाइनल टीम। तो आशा करता हूँ वीडियो में मैंने जितना भी समझाया है विथ ऑल द स्टैट्स एंड हिट टू हिट रिकॉर्ड्स एंड ग्राउंड स्टैट्स एट्सेट्रा आपको समझ में आया होगा। आपको पता चल गया होगा कि कौन से प्लेयर को लेना है और क्यों लेना है, और कौन से प्लेयर को नहीं लेना है। ठीक है, और कौन से प्लेयर को कब लेना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा जो फाइनल टीम का गाइड चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए मैच का एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।